क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ लकी लोगों का गेम है, या फिर सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही पैसा कमा सकते हैं? सोचो, अगर मैं कहूं कि एक 90 साल पुरानी किताब के अंदर ऐसी स्ट्रैटेजीज छुपी है जो आज भी बिलियनर इन्वेस्टर्स का सीक्रेट वेपन है। आज हम खोलने वाले हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड की लेजेंडरी किताब सिक्योरिटी एनालिसिस। ये वही किताब है जिससे वॉरेन बफेट ने इन्वेस्टिंग सीखी, और अगर आप इसे समझ गए तो स्टॉक मार्केट आपका दोस्त बन जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टू वेल्थ पर, जहां हम कॉम्प्लेक्स बुक्स और फाइनेंस के टफ कॉन्सेप्ट्स को तोड़कर सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब का सफर जो सिर्फ किताब नहीं, फाइनेंशियल दुनिया की बाइबल है। इस वीडियो में हम इस किताब के हर सेक्शन को स्टोरी की तरह समझेंगे, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं बल्कि फील करो कि ग्राहम और डोड क्या सोच रहे थे। वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि एक आम आदमी भी मिलियनेयर माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट कर सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट आइडिया। सोचो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, एक लॉटरी टिकट और एक किराए पर चढ़ी हुई दुकान। लॉटरी टिकट का भविष्य पूरी तरह किस्मत पर है, पता नहीं जीतेगी भी या नहीं। वही दुकान हर महीने किराया देगी, कमाई पक्की है, भविष्य का अंदाजा लगाना आसान है। बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड यही फर्क बताते हैं, स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट का। स्पेकुलेशन मतलब जुआ खेलना, जहां आप उम्मीद करते हो कि दाम बढ़ेगा और आप बेच दोगे। इन्वेस्टमेंट मतलब ऐसी चीज खरीदना जिसकी असली वैल्यू मजबूत है, जो आने वाले समय में भी कमाई करेगी, चाहे मार्केट में दाम ऊपर नीचे हो। ये किताब हमें सिखाती है कि स्टॉक मार्केट को जुआघर मत समझो, इसे बिजनेस की तरह देखो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम किसी चाय की दुकान के मालिक हो। हर दिन 200 से 300 कप चाय बिकती है, मुनाफा तय है। अब अगर कोई तुमसे कहे कि आज तुम्हारी दुकान की कीमत आधी हो गई है, क्या तुम तुरंत बेच दोगे? नहीं ना, क्योंकि दुकान पैसा बना रही है, असली वैल्यू तो वही है। स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही है, रोज प्राइस बदलते हैं, लेकिन असली वैल्यू उतनी जल्दी नहीं बदलती। ग्राहम कहते हैं कि हर शेयर के पीछे एक असली बिजनेस है। अगर तुम सिर्फ प्राइस देख रहे हो तो तुम जुआ खेल रहे हो। अगर तुम बिजनेस का इनकम, एसेट्स, ग्रोथ, रिस्क सब देखकर खरीद रहे हो तो तुम इन्वेस्ट कर रहे हो। यही असली फर्क है। मान लो तुम्हारे पास दो कंपनी के शेयर खरीदने का मौका है। कंपनी का स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है, सब लोग कह रहे हैं जल्दी खरीद लो वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। कंपनी भी सिंपल है, ग्रोथ स्लो है, प्रॉफिट स्टेबल है, मार्केट में ज्यादा चर्चा नहीं है, ज्यादातर लोग अलेंगे। लेकिन ग्राहम सिखाते हैं कि हमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वो सिर्फ लोगों की उम्मीद पर चल रहा है। भी बोरिंग है, लेकिन असली वैल्यू मजबूत है, लंबी दौड़ में वही जीत सकता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज है बिजनेस ओनर माइंडसेट। खुद को ट्रेडर मत समझो, खुद को मालिक समझो। सोचो, अगर तुम ये कंपनी खरीद रहे हो तो क्या तुम अगले 10 से 20 साल तक इसके साथ रह सकते हो? अगर हां, तभी इन्वेस्ट करो। मार्केट का शॉर्ट टर्म मूड स्विंग तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ग्राहम इस चैप्टर में एक और आइडिया बताते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कंपनी की असली कीमत, जो उसके प्रॉफिट, एसेट्स और आने वाले समय की क्षमता से तय होती है, मार्केट के हाइप से नहीं। जैसे एक अच्छा घर हर साल थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसकी असली वैल्यू, लोकेशन, साइज, कंस्ट्रक्शन वही रहेगी। स्टॉक्स भी ऐसे ही है। अगर मार्केट को इंसान मानो तो वो रोज तुम्हारे दरवाजे पर आकर कहेगा, आज मैं तुम्हारा बिजनेस इतने दाम में खरीद लूंगा। कभी वो ज्यादा दाम देगा, कभी कम। तुम तय करोगे कि बेचना है या नहीं। मार्केट तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। यही ग्राहम का सबसे बड़ा सबक है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि पैसा धैर्य और समझदारी से बनता है, जल्दीबाजी और भीड़ के पीछे भागने से नहीं। एक सफल इन्वेस्टर वही है जो हाइप में नहीं फंसता, बल्कि कंपनी की असली वैल्यू देखता है। सिंपल शब्दों में,
स्टॉक मार्केट को खेल मत समझो, इसे धीरे धीरे बिजनेस बनाने का तरीका समझो। चैप्टर 2, इन्वेस्टमेंट मेथड। अब जब हमने ये समझ लिया कि असली इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या फर्क है, तो दूसरा सवाल उठता है कि सही इन्वेस्टमेंट कैसे करें। इस चैप्टर में ग्राहम और डॉड हमें बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट कोई जादू की ट्रिक नहीं, बल्कि एक सोचने का तरीका है। वो कहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिकना चाहते हो, तो आपको एक ऐसी पद्धति चाहिए जो आपको हर हाल में सुरक्षित रखे। सोचो, तुमने किसी रेस्टोरेंट में पैसा लगाया। अगर वो रेस्टोरेंट स्टेडी इनकम देता है, अच्छी लोकेशन पर है, ग्राहक खुश है, तो तुम्हारा निवेश सुरक्षित है। लेकिन अगर तुमने सिर्फ इसलिए पैसा लगाया क्योंकि सब लोग उस रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहे थे, तो रिस्क ज्यादा है। यही स्टॉक मार्केट में होता है। तुम्हें भीड़ के पीछे नहीं, डेटा और असली वैल्यू के पीछे जाना है। ग्राहम 2 तरह के इन्वेस्टर बताते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव वो है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। उसका मकसद है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और स्टेडी रिटर्न लेना। जैसे कोई आदमी बैंक एफडी में पैसा रखता है क्योंकि वो सेफ्टी चाहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर भी शेयर चुनते समय बहुत सोच समझ कर चलता है, डाइवर्सिफिकेशन करता है और ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करता। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अलग होता है। वो मेहनत करता है, रिसर्च करता है, कंपनियों की रिपोर्ट्स पढ़ता है, बैलेंस शीट चेक करता है। उसका मकसद है मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाना। लेकिन ये कोई जुआ नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड रिसर्च है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह काम करता है। ग्राहम कहते हैं कि हर किसी को पहले ये तय करना चाहिए कि वो डिफेंसिव है या एंटरप्राइजिंग। अगर आपके पास समय और धैर्य नहीं है, तो डिफेंसिव बनो। अगर आप मेहनत कर सकते हो और रिस्क को समझ सकते हो, तो एंटरप्राइजिंग बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह है कि बिना ज्ञान और रिसर्च के एंटरप्राइजिंग बनने की कोशिश करना। ये आपको सीधा नुकसान की ओर ले जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लो। मान लो तुम्हें 2 कंपनियों में से एक चुननी है। कंपनी एक्स बड़ी और स्थिर है, उसका प्रॉफिट स्टेडी है। कंपनी वाई नई है, ग्रोथ का बहुत शोर है, लेकिन उसका इतिहास साफ नहीं है। डिफेंसिव इन्वेस्टर कंपनी एक्स लेगा क्योंकि वो सुरक्षित है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वाई को भी देख सकता है, लेकिन तभी जब उसने वाई का पूरा डेटा, बिजनेस मॉडल और रिस्क एनालाइज कर लिया हो। इस चैप्टर का बड़ा मैसेज ये है कि इन्वेस्टमेंट में मेथड होना जरूरी है। बिना मेथड के इन्वेस्ट करना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके तीर चलाना। मेथड का मतलब है, पहले तय करो कि तुम किस तरह के इन्वेस्टर हो, फिर उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। डिफेंसिव इन्वेस्टर का फोकस कैपिटल प्रोटेक्शन पर है, एंटरप्राइजिंग का फोकस एक्स्ट्रा रिटर्न पर। लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, दोनों डेटा और एनालिसिस पर भरोसा करते हैं, मार्केट के शोर पर नहीं। ग्राहम हमें यह भी समझाते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आप सोचते हो कि आप हर बार टॉप पर बेचोगे और बॉटम पर खरीदोगे, तो ये सिर्फ सपना है। असली इन्वेस्टमेंट का तरीका यह है कि आप एक डिसिप्लिन बनाओ, वैल्यू देखो और लंबे समय तक टिके रहो। मार्केट का काम है शोर मचाना, तुम्हारा काम है सही फैसले लेना। यह चैप्टर हमें एक रास्ता देता है। चाहे आप डिफेंसिव हो या एंटरप्राइजिंग, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, धैर्य रखना है और अपने निवेश को एक बिजनेस की तरह देखना है। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार नॉलेज है। जितना ज्यादा आप सीखोगे, उतना कम डरोगे और उतना ही ज्यादा कंट्रोल होगा। चैप्टर 3, इंट्रिंसिक वैल्यू, असली कीमत। अब तक हमने समझा कि निवेश, इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन में क्या फर्क है और कैसे अलग अलग तरह के निवेशक काम करते हैं। अब सवाल आता है, किसी कंपनी या शेयर की असली कीमत पता कैसे करें? यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा विषय है। ग्राहम इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब किसी कंपनी की असली वैल्यू, जो सिर्फ मार्केट प्राइस से तय नहीं होती, बल्कि उस कंपनी के बिजनेस, उसकी कमाई, उसके पास मौजूद संपत्तियों, एसेट्स और उसके भविष्य की क्षमता, फ्यूचर पोटेंशियल से निकलती है।
सोचो, एक सोने की अंगूठी का दाम दुकान पर 20,000 रुपए है। अगर दुकान वाला उसे 18,000 रुपए में बेच रहा है तो तुम्हें फायदा है, क्योंकि तुम्हें उसकी असली वैल्यू से कम दाम में चीज मिल रही है। लेकिन अगर वही अंगूठी 25,000 रुपए में बिक रही है तो नुकसान है, क्योंकि दाम ज्यादा है। स्टॉक्स में भी यही खेल है। मार्केट रोज दाम बदलता है, लेकिन असली वैल्यू इतनी जल्दी नहीं बदलती। ग्राहम बताते हैं कि अच्छे इन्वेस्टर को यह सीखना चाहिए कि मार्केट प्राइस पर अंधा भरोसा मत करो। मार्केट का प्राइस लोगों की भावनाओं, फेयर और ग्रीड का नतीजा है। कभी मार्केट डर से शेयर गिरा देता है, कभी लालच से शेयर बहुत ऊपर चढ़ा देता है। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू वो सच्चाई है जो इन उतार चढ़ावों के बावजूद स्थिर रहती है। मान लो तुम्हारे पास एक होटल का ऑफर आता है। कोई कहता है ये होटल आज 5 रुपए करोड़ का है, लेकिन तुमने उसकी कमाई, कमरे की बुकिंग, लोकेशन और आने वाले 10 साल की ग्रोथ देखी। तुम्हें लगता है कि इस होटल की असली वैल्यू 8 रुपए करोड़ है। अब अगर ये होटल तुम्हें 5 रुपए करोड़ में मिल रहा है तो ये अच्छा सौदा है। इसी तरह शेयर भी छोटे छोटे बिजनेस के टुकड़े हैं। अगर तुम उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख गए तो तुम हमेशा सही कीमत पर सही चीज खरीदोगे। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए ग्राहम कहते हैं कि कुछ चीजें जरूरी हैं। कंपनी की अर्निंग्स, कमाई, एसेट्स, संपत्तियां, लायबिलिटीज, कर्ज और फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल, भविष्य में कमाई की संभावना। ये सब देखकर आप तय करते हो कि ये कंपनी असल में कितनी कीमत की है। मार्केट का प्राइस सिर्फ एक ऑफर है, असली कीमत आपकी कैलकुलेशन से तय होगी। अब एक और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें किसी पुरानी गाड़ी खरीदनी है। दुकानदार कहता है 5 रुपए लाख। तुम गाड़ी का इंजन चेक करते हो, उसकी सर्विस हिस्ट्री देखते हो, टायर, माइलेज, सब कुछ देखते हो। तुमने सब कुछ एनालाइज करके तय किया कि इस गाड़ी की असली वैल्यू 4 लाख रुपए है। अब चाहे दुकानदार कितना भी समझाए, तुम 5 लाख रुपए नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें असली कीमत पता है। यही इन्वेस्टर का काम है, हर स्टॉक को इस नजर से देखना। ग्राहम ये भी कहते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू को हमेशा 100% सही निकालना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक मोटा अंदाजा भी लगा सकते हो तो आप बिना सोचे समझे खरीदने वालों से बेहतर करोगे। उनका एक फेमस प्रिंसिपल है, इन्वेस्टमेंट में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो। मतलब अगर किसी स्टॉक की असली वैल्यू 100 रुपए है तो उसे 70 रुपए या 80 रुपए पर खरीदो। ये सुरक्षा की परत है जो तुम्हें गलतियों से बचाएगी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, स्टॉक को सिर्फ टिकर सिंबल मत समझो, वो एक असली बिजनेस का हिस्सा है। हर निवेशक को यह समझना चाहिए कि मार्केट की भावनाएं टेम्पररी है, लेकिन बिजनेस की असली वैल्यू परमानेंट है। अगर आप ये समझ गए तो मार्केट का डर या लालच आपको हिला नहीं पाएगा। चैप्टर 4, बैलेंस शीट एनालिसिस, कंपनी की हड्डी पुष्टि समझना। अब तक हमने समझा कि किसी कंपनी की असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे सोची जाती है, लेकिन इस वैल्यू को समझने के लिए आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। बैलेंस शीट को ऐसे समझो जैसे किसी इंसान का मेडिकल रिपोर्ट, जिससे पता चलता है उसकी सेहत कैसी है, उसकी हड्डियां, एसेट्स, उसका वजन, लायबिलिटीज और उसकी ताकत, इक्विटी कितनी है। बैलेंस शीट में सबसे पहले आते हैं एसेट्स, यानी कंपनी के पास क्या क्या है। इसमें 2 हिस्से होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब वो चीजें जो जल्दी कैश में बदली जा सकती है, जैसे बैंक बैलेंस, ग्राहकों से मिलने वाला पैसा, स्टॉक, इन्वेंट्री वगैरह। फिक्स्ड एसेट्स मतलब लंबी उम्र वाली चीजें, जैसे फैक्ट्री, मशीनें, जमीन। दूसरी तरफ होते हैं लायबिलिटीज, यानी कंपनी को किस किस को पैसा देना है। इसमें करंट लायबिलिटीज होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, सप्लायर्स का पैसा और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बड़े लोन्स, बॉन्ड्स। अगर एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम तो कंपनी की फाइनेंशियल सेहत अच्छी है, अगर उल्टा है तो रिस्क है। ग्राहम कहते हैं कि एक स्मार्ट निवेशक को हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी के पास
संपत्ति और कर्ज का संतुलन कैसा है। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है लेकिन 12 लाख रुपए का कर्ज भी है, तो टेक्निकली तुम कर्ज में डूबे हो। वैसा ही कंपनी के साथ भी होता है। एक कंपनी जिसके पास बहुत मशीन्स हैं लेकिन भारी कर्ज भी है, वो उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी वो दिखती है। बैलेंस शीट पढ़कर आपको ये भी पता चलता है कि कंपनी के पास कैश रिजर्व कितना है। सोचो, एक कंपनी के पास मशीनरी और प्रॉपर्टी तो करोड़ों की है, लेकिन हाथ में कैश बहुत कम है। अगर मार्केट में अचानक मंदी आई तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी तक नहीं दे पाएगी। इसलिए ग्राहम कहते हैं कि सिर्फ एसेट्स के नंबर से खुश मत हो, लिक्विडिटी यानी हाथ में पैसा भी देखो। एक और महत्वपूर्ण चीज है शेयर होल्डर्स इक्विटी, जिसे आप कंपनी का नेट वर्थ कह सकते हो। ये बताता है कि अगर कंपनी अपने सारे एसेट्स बेच दे और सारा कर्ज चुका दे तो शेयर होल्डर्स के पास क्या बचेगा। यही असली वैल्यू का बेस है। अगर किसी कंपनी का इक्विटी बहुत कम है और कर्ज बहुत ज्यादा है तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक दोस्त तुम्हें बिजनेस में पार्टनर बनाने आता है। वो कहता है कि उसका बिजनेस 50 लाख रुपए का है। तुम उसकी बैलेंस शीट देखते हो, पता चलता है 50 लाख रुपए एसेट्स है, लेकिन 45 लाख रुपए का कर्ज भी है। इसका मतलब असली नेटवर्थ सिर्फ 5 लाख रुपए है। अगर ये कंपनी मार्केट में 50 लाख रुपए वैल्यूएशन पर बिक रही है तो ये महंगा सौदा है। ग्राहम ये भी समझाते हैं कि बैलेंस शीट को सिर्फ नंबरों का ढेर मत समझो, इसे कहानी की तरह पढ़ो। हर नंबर एक कहानी कहता है। कैश रिजर्व बता रहा है कंपनी की सेफ्टी, इन्वेंट्री दिखा रही है डिमांड और सप्लाई का हाल, और कर्ज की डिटेल्स बता रही है कंपनी की फ्यूचर स्टेबिलिटी। इस चैप्टर का बड़ा सबक यह है कि अगर आप बैलेंस शीट को पढ़ना सीख गए तो आप मार्केट के शोर से ऊपर उठकर असली बिजनेस देख सकते हो। ये ऐसे है जैसे भीड़ में किसी इंसान की पर्सनैलिटी को उसकी आंखों से समझना। सही इन्वेस्टर वही है जो बैलेंस शीट से कंपनी की ताकत और कमजोरी पहचान सके। चैप्टर 5, इनकम स्टेटमेंट और अर्निंग्स एनालिसिस, कंपनी की कमाई का सच। अब जब हमने बैलेंस शीट से कंपनी की हड्डी-पसली जांच ली तो अगला कदम है ये समझना कि कंपनी हर साल कितना कमा रही है। इसे समझने के लिए हमें देखनी पड़ती है इनकम स्टेटमेंट, यानी कंपनी का कमाई और खर्च का रिपोर्ट कार्ड। अगर बैलेंस शीट कंपनी की सेहत का एक्सरे है तो इनकम स्टेटमेंट उसका डाइट चार्ट है, जिससे पता चलता है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर आता है रेवेन्यू, यानी कंपनी ने कुल कितना पैसा कमाया। ये ऐसा है जैसे दुकान का रोज का कुल बिक्री का हिसाब। लेकिन सिर्फ रेवेन्यू देखकर खुश मत हो जाओ, क्योंकि असली खेल खर्चों के बाद का प्रॉफिट है। रेवेन्यू बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर खर्च भी उतना ही बड़ा है तो कंपनी के पास बचता क्या है। इसके बाद आता है एक्सपेंसेस, सैलरीज, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मार्केटिंग, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सब कुछ। रेवेन्यू से सारे खर्च काटने के बाद जो बचता है वो है नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। यही असली कमाई है। ग्राहम कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को कंपनी की कमाई के इतिहास को ध्यान से देखना चाहिए। सिर्फ एक साल का प्रॉफिट देखकर खुश मत हो जाओ। कई कंपनियां 1-2 साल में बहुत अच्छा दिखा देती हैं, लेकिन असली तस्वीर तभी दिखेगी जब आप पिछले 5 से 10 साल का डेटा देखोगे। क्या कंपनी हर साल स्टेडिली कमा रही है या कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे? स्टेबिलिटी ही भरोसे की निशानी है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक दुकान साल 1 में 5 लाख रुपए कमा रही है, साल 2 में 7 लाख रुपए, साल 3 में 6.5 लाख रुपए, ये स्टेडी है। दूसरी दुकान साल 1 में 10 लाख रुपए कमाती है, साल 2 में 2 लाख रुपए का घाटा करती है, साल 3 में फिर 9 लाख रुपए कमाती है। कौन सी दुकान भरोसेमंद लगेगी? पहली वाली। इन्वेस्टर्स भी स्टेडी अर्निंग्स वाली कंपनियों पर भरोसा करते हैं। इनकम स्टेटमेंट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है अर्निंग्स पर शेयर, EPS। ये बताता है कि कंपनी का हर शेयर अपने मालिक के लिए कितना कमा रहा है। अगर किसी कंपनी का EPS लगातार बढ़ रहा है
तो ये अच्छे मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल का संकेत है। ग्राहम ये भी चेतावनी देते हैं कि कई कंपनियां अकाउंटिंग ट्रिक से अपने प्रॉफिट्स को बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं, जैसे खर्चों को अगले साल तक टालना या कुछ एसेट्स की वैल्यू ज्यादा दिखाना। इसलिए सिर्फ एक नंबर देखकर फैसले मत लो। हमेशा अलग अलग सालों के डेटा की तुलना करो और देखो कि क्या कंपनी कंसिस्टेंट है। एक और एग्जांपल, मान लो कोई कंपनी एक साल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बेच देती है और अचानक उसका प्रॉफिट दोगुना हो जाता है। मार्केट खुश हो जाता है, स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये वन टाइम प्रोजेक्ट है और रेगुलर बिजनेस से कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर इस शोर में नहीं फंसेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है कि असली इन्वेस्टमेंट स्टेडी और प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स पर होता है। मार्केट का मूड रोज बदलता रहेगा, लेकिन अगर कंपनी की कमाई हर साल स्टेबल और बढ़ती हुई है, तो वो कंपनी लंबी दौर की घोड़ी है। इनकम स्टेटमेंट आपको ये समझने का मौका देता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना मजबूत है। चैप्टर 6, डिफेंसिव इन्वेस्टर, सेफ इन्वेस्टमेंट का रास्ता। अब तक हमने समझा कि कंपनी की असली वैल्यू कैसे पता करें, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ें। अब बात करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर की, यानी ऐसा निवेशक जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता और जिसे मार्केट की रोजाना की टेंशन नहीं चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर का मकसद है कैपिटल को सेफ रखना और स्टेडी रिटर्न कमाना। ये लोग करोड़पति बनने के लिए जल्दीबाजी नहीं करते। ये लोग धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से पैसा बढ़ाते हैं। सोचो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं, तुम्हें इस पैसे को बढ़ाना भी है, लेकिन अगर ये आधा भी हो गया तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। तो तुम क्या करोगे? तुम रिस्की स्टॉक्स में सब कुछ नहीं लगाओगे। तुम अपने पैसे को ऐसे जगह रखोगे जहां ग्रोथ स्टेडी हो, नुकसान का खतरा कम हो। यही डिफेंसिव इन्वेस्टर का सोचने का तरीका है। ग्राहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को 2 चीजें करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपना पैसा अलग अलग जगह लगाना। जैसे कोई किसान सिर्फ एक ही फसल नहीं उगाता, वैसे ही इन्वेस्टर को भी अपना पैसा कई कंपनियों, इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में बांटना चाहिए। अगर एक सेक्टर डूब भी जाए तो बाकी बचा लेगा। क्वालिटी पर ध्यान, डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जो बड़ी, स्थिर और पुरानी है, जिनका प्रॉफिट का इतिहास साफ हो, कर्ज कम हो और मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे पास 5 कंपनियों का ऑप्शन है। एक नई टेक स्टार्टअप, एक पुरानी एफएमसीजी कंपनी जैसे साबुन या टूथपेस्ट बनाने वाली, एक बैंक, एक बिजली कंपनी और एक दवाई बनाने वाली कंपनी। डिफेंसिव इन्वेस्टर स्टार्टअप को स्किप करेगा क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन बाकी स्टेडी कंपनियों में बराबर पैसा लगाएगा। ग्राहम ये भी कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बार बार खरीद बिक्री करने से न सिर्फ ब्रोकरेज का खर्च बढ़ता है, बल्कि आपको मार्केट की इमोशंस में फंसा देता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को साल में कुछ ही बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए और लंबी अवधि का सोचना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज है बॉन्ड और स्टॉक का बैलेंस। डिफेंसिव इन्वेस्टर के पास कुछ पैसे सेफ फिक्स्ड इनकम एसेट्स में होने चाहिए। इससे मार्केट में गिरावट आने पर भी पोर्टफोलियो पूरी तरह क्रैश नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर 10 लाख रुपए हैं तो 4-5 लाख सेफ बॉन्ड्स में और बाकी 5-6 लाख स्ट्रॉन्ग कंपनियों के स्टॉक्स में। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर को ये भी सिखाते हैं कि मार्केट के शोर में मत पड़ो। जैसे न्यूज चैनल रोज कहते हैं, स्टॉक मार्केट गिर गया, डर का माहौल। डिफेंसिव इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि ये उतार चढ़ाव नॉर्मल है। अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसा लगाया है तो पेशेंस से बैठना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, हर कोई एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर नहीं बन सकता। अगर आपके पास स्टॉक्स पर रोज रिसर्च करने का समय नहीं है तो डिफेंसिव अप्रोच अपनाओ। यह तरीका बोरिंग लग सकता है, लेकिन लंबी दौर में यही सबसे सुरक्षित और सफल तरीका है। चैप्टर 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर का खेल। डिफेंसिव इन्वेस्टर सेफ खेलता है,
लेकिन हर किसी को ये तरीका पसंद नहीं आता। कुछ लोग ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके और स्मार्ट डिसीजंस लेकर ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं। ग्राहम ऐसे लोगों को कहते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग एक सीरियस बिजनेस की तरह करनी पड़ती है, जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर अपनी फील्ड में करता है। ये कोई शौक या टाइम पास नहीं है। सोचो, एक किसान है जो हर साल बस गेहूं बोकर खुश है। ये डिफेंसिव इन्वेस्टर है। लेकिन दूसरा किसान रिसर्च करता है, नई सीड्स ट्राई करता है, खेती के नए तरीके अपनाता है, ज्यादा मेहनत करता है। ये एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर एक्स्ट्रा मेहनत और नॉलेज से ज्यादा फायदा कमाने की कोशिश करता है। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए 3 चीजें चाहिए। नॉलेज, आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स सब पढ़ना आना चाहिए। टाइम, रोजाना 2 से 3 घंटे रिसर्च, डेटा पढ़ने और मार्केट को समझने में लगाना पड़ेगा। डिसिप्लिन, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कभी हाइप में नहीं फंसता, वो स्ट्रैटेजी के साथ चलता है। अब सवाल यह है कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर पैसा कहां से बनाए? ग्राहम कुछ तरीके बताते हैं। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जिनकी मार्केट प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत कम है, जैसे कोई 100 रुपए का नोट 70 रुपए में मिल रहा हो। स्पेशल सिचुएशंस, कभी कभी कंपनियों में मर्जर्स, एक्विजिशंस या रीस्ट्रक्चरिंग चल रही होती है। ऐसे समय स्मार्ट इन्वेस्टर सही समय पर पैसा लगाकर अच्छा फायदा उठा सकता है। निग्लेक्टेड कंपनीज, ऐसी कंपनियां जिन पर मार्केट ध्यान नहीं दे रहा लेकिन उनके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, ये हिडन जेम्स होती है। टर्न अराउंड स्टॉक्स, वो कंपनियां जो अभी मुसीबत में हैं लेकिन जिनका मैनेजमेंट अच्छा है और रिकवरी की संभावना ज्यादा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक अच्छी कंपनी है जो सालों से स्टेबल प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन इस साल एक टेम्पररी प्रॉब्लम आई और स्टॉक प्राइस आधा हो गया। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर रिसर्च करके देखेगा कि ये प्रॉब्लम टेम्पररी है और कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। वो इस मौके का फायदा उठाएगा, जबकि बाकी लोग डरकर बेच देंगे। यही एंटरप्राइजिंग अप्रोच है, डर और लालच से ऊपर उठकर लॉजिक से डिसीजन लेना। ग्राहम ये भी कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को बहुत सावधान रहना चाहिए। एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में वो जुआ खेलने लगे तो नुकसान तय है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन में फर्क हमेशा याद रखो। अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे, बस मार्केट के टिप्स पर चल रहे हो, तो आप एंटरप्राइजिंग नहीं, गैम्बलर हो। एक और महत्वपूर्ण बात, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को पेशेंस चाहिए। वो हर दिन ट्रेडिंग नहीं करता, उसकी ताकत है सही मौके का इंतजार करना। जैसे कोई शिकारी जंगल में सही वक्त का इंतजार करता है, वैसे ही स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट में सही प्राइस का इंतजार करता है। इस चैप्टर का मैसेज साफ है। अगर आप एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इसे फुल टाइम बिजनेस की तरह लो। नॉलेज, टाइम और डिसिप्लिन के बिना ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप मार्केट के शोर से ऊपर उठकर अच्छे रिटर्न कमा सकते हो। चैप्टर 8, डिविडेंड्स और डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी पैसा बांध रही है या सिर्फ बड़ा दिख रहा है? अब आते हैं इस किताब के आखिरी बड़े हिस्से पर, डिविडेंड्स। डिविडेंड मतलब वो हिस्सा जो कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने शेयर होल्डर्स को कैश के रूप में देती है। आसान भाषा में समझो, जैसे किसी दुकान का मालिक साल के अंत में अपने मुनाफे से पार्टनर्स को पैसा बांटता है, वैसे ही कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि डिविडेंड एक ऐसा सच है जिसे कोई मैनिपुलेशन नहीं छुपा सकती। बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में कंपनियां कभी कभी आंकड़ों का खेल खेल सकती है, लेकिन अगर कंपनी कैश में डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कि वो सच में कमा रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या कंपनी को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देना चाहिए या पैसे को वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि कंपनी ग्रो हो? यही है डिविडेंड पॉलिसी का खेल। मान लो 2 कंपनियां हैं। कंपनी हर साल 10 रुपए करोड़ कमाती है और उसमें से 7 रुपए करोड़ डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देती है। कंपनी भी हर साल 10 रुपए करोड़ कमाती है
लेकिन वो सिर्फ 2 रुपए करोड़ डिविडेंड देती है और बाकी 8 रुपए करोड़ से नए प्रोजेक्ट शुरू करती है, फैक्ट्रीज लगाती है, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाती है। अब शॉर्ट टर्म में अच्छी लग सकती है क्योंकि हर साल मोटा डिविडेंड आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर भी उस री इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा हो जाती है तो उसका स्टॉक प्राइस भी तेजी से बढ़ेगा। ग्राहम कहते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर को दोनों चीजों का बैलेंस देखना चाहिए। अगर कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, तो ये सवाल उठता है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है? वही अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है और ग्रोथ पर खर्च नहीं कर रही, तो वो फ्यूचर में पीछे रह सकती है। डिविडेंड पे आउट रेशियो, कंपनी अपनी अर्निंग का कितना % डिविडेंड में देती है, देखकर इन्वेस्टर को अंदाजा लगाना चाहिए कि कंपनी कितनी स्टेबल है। जनरली बड़ी और मैच्योर कंपनियां ज्यादा डिविडेंड देती हैं क्योंकि उन्हें ग्रोथ के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती। वहीं नई या तेजी से बढ़ रही कंपनियां कम डिविडेंड देती है ताकि ज्यादा पैसा एक्सपांशन में लगा सके। एग्जाम्पल, मान लो एक बड़ी बिजली कंपनी है जो सालों से स्टेबल प्रॉफिट कमा रही है। उसकी ग्रोथ की संभावना अब ज्यादा नहीं है, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दे सकती है। दूसरी तरफ एक टेक स्टार्टअप है जो हर साल अपना प्रॉफिट नए प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। ये रिस्की हो सकता है लेकिन फ्यूचर में बड़ा रिवॉर्ड भी दे सकता है। डिविडेंड को ऐसे समझो, ये उस पेड़ का फल है जो आपने लगाया था। डिफेंसिव इन्वेस्टर को हमेशा ऐसी कंपनियों को पसंद करना चाहिए जो हर साल स्टेडी डिविडेंड देती है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कभी कभी डिविडेंड कम देने वाली लेकिन ग्रोथ वाली कंपनियों में पैसा लगाता है। ग्राहम का मेन मैसेज है, डिविडेंड सिर्फ एक नंबर नहीं, ये कंपनी की ऑनेस्टी और स्टेबिलिटी का सिंबल है। जो कंपनी सालों तक स्टेडीली डिविडेंड देती है वो जनरली स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद होती है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कितना पैसा बचा रही है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो डिविडेंड और ग्रोथ दोनों के बीच बैलेंस समझ सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेशन देता है ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट बनाने का। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ा सके। और हाँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इस बुक का कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पसंद आया या अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। आपके कमेंट्स मुझे अगले कंटेंट के आइडियाज देते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और अपना पैसा स्मार्टली ग्रो करते रहो।